Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is lecture number 4 and that is about database types and development life cycle. First previous lecture overview. जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बेसिकली डेटाबेस के बारे में इंट्रोडक्शन देखा कि डेटाबेस क्या होता है बेसिकली और क्या क्या एडवांटेजेस हैं एक डेटाबेस सिस्टम के। इसी तरह हमने देखा व्हाट इज़ डीबीएमएस और फिर हमने देखा कि ये डीबीएमएस किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से इसके एडवांटेजेस हैं, किस तरह ये फाइल बेस्ड सिस्टम की जो ड्रॉबैक्स हैं उनको ओवरकम करता है। जो आपके पास डीबीएमएस है वो बेसिकली एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिकली डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए और उसको प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है। और ये जो डीबीएमएस है ये बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक कंट्रोलिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है इन ऑर्डर टू क्रिएट, इन ऑर्डर टू मेंटेन एंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एक्सेस प्रिविलेजेस टू यूजर्स। इस तरह से हमने उसके बाद एडवांटेजेस देखे कि डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या हैं। एक तो ये प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस है क्योंकि इसमें आपके पास सिंपल एक प्रोग्राम रन हो रहा होता है और वहीं एक सिंगल एप्लीकेशन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो है वही मैनेज कर रहा होता है सारे डेटाबेस को, इसलिए इसकी सिंपल एक मेटा डाटा फाइल बनती है, इसकी डिफरेंट मेटा डाटा फाइल्स नहीं बनती हैं जैसे फाइल बेस सिस्टम में आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं। इसी तरह से जो डाटा रिडंडेंसी और डाटा इनकंसिस्टेंसी का इशू था वो भी डेटाबेस का जो सिस्टम है वो इन चीज़ों को ओवरकम करता है और प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटी कि ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी और सेंट्रली एंटिटी शेयर डाटा होता है जो कि अगर डेटाबेस अपडेट होगा तो वो भी सेंट्रल एंटिटी पर ही होगा। इसी तरह से आपके पास जो फैसिलिटी है डेटाबेस सिस्टम प्रोवाइड करता है आपको, वो आप सिक्योरिटी और रिकवरी और बैकअप की फैसिलिटी है कि आप अपने डेटाबेस में सिक्योरिटी पैरामीटर्स और मेजर्स को ऐड कर सकते हैं और इसी तरह से आप अपने डेटाबेस की रिकवरी भी कर सकते हैं और डेटाबेस का बैकअप भी रख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस देखी कि अर्ली 1950s में एंड अर्ली 1960s में आपके पास जो मैग्नेटिक टेप्स और आपके पास जो पंच कार्ड्स होते थे वो बेसिकली डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ होते थे। उसके बाद आपके पास लेट 1960s एंड अर्ली 1970s में आपके पास बेसिकली एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन आ गया जहाँ पे आपके पास ट्रांजैक्शन से रेलेवेंट जो है वो डाटा हुआ और उसके बाद 1980s में आपके पास बेसिकली और 1990s में आगे आपके पास बेसिकली जो वेब कॉमर्स का कॉन्सेप्ट आया तो आपके पास वेब डेटाबेस और आपके पास ये वैम्प सर्वर्स एंड अपाची सर्वर्स ये सारे इंट्रोड्यूस हुए। उसके बाद आपके पास जो अर्ली 2000 था उसमें आप लोगों के पास XML और XAMPP जो कि बेसिकली वेब से रेलेवेंट आपकी डेटाबेस की लैंग्वेजेस हैं वो इंट्रोड्यूस हुई और उसके बाद आपके पास लेटर 2000 में जो जॉइंट डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा की रिक्वायरमेंट थी और उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए उसी तरह के आपके पास प्लेटफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट थी। तो आपके पास ये गूगल, अमेज़ॉन, यूट्यूब और इस तरह के आपके पास जो करंट आपके पास डेटाबेस के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं वो इंट्रोड्यूस हुए। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। नाउ कम टुवर्ड्स द टुडेज लेक्चर। In this lecture you will learn about the types of database system and database development life cycle. हम ये दो मेजर पार्ट इस लेक्चर में कवर करेंगे कि डेटाबेस सिस्टम की टाइप्स कौन कौन सी हैं और डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है। ओके, अब आपके पास डेटाबेस टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, जैसे टाइप बेस्ड ऑन लोकेशन है, इसी तरह से आपके पास जो टाइप बेस्ड ऑन यूजेज है, आपके पास ये दो टाइप्स हैं, एक टाइप बेस्ड ऑन लोकेशन एंड लोकेशन के बेस पे आपके पास दो टाइप्स हैं, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एंड एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। लोकेशन का मतलब कि वो डेटाबेस प्लेस कहाँ पर हुआ हुआ है। तो जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है दैट इज दैट डेटाबेस दैट सपोर्ट डाटा लोकेटेड एट ए सिंगल साइट इज कॉल्ड अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एंड अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस दैट सपोर्ट डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस सेवरल डिफरेंट साइट इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अब जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है वो आपके पास इफ द डेटाबेस इज लोकेटेड एट ए सिंगल लोकेशन एंड डिफरेंट यूजर्स एट डिफरेंट प्लेसेस एक्सेस द डेटाबेस फ्रॉम दैट सिंगल लोकेशन दिस इज नॉन एज सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस।
जो सेंट्रलाइज्ड, अगर हम लोकेशन की बेस पे डेटाबेस की बात कर रहे हैं, तो अगर एक डेटाबेस बिल्कुल सिंगल लोकेशन पड़ा हुआ है और वो लोकेशन उस डेटाबेस की चेंज नहीं हो रही, जैसे दिस सेंट्रल कंप्यूटर लोकेशन इज कांस्टेंट, ये लोकेशन चेंज नहीं हो रही है, ये लोकेशन कांस्टेंट ही है, तो दिस इज सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। कि आपके पास लोकेशन चेंज नहीं है, तो अगर वो लोकेशन कांस्टेंट है तो दैट इज सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। कि आपके पास वो लोकेशन चेंज नहीं है और यूजर्स बेशक जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लोकेशन है ये आपके पास लेट सपोज आपके कैंपस की लोकेशन है, कांस्टेंट है सेंट्रल कंप्यूटर की, और जो बाकी यूजर्स हैं वो लेट सपोज कि आपके पास डिफरेंट लोकेशंस हैं उनकी, वो डिफरेंट प्लेसेस पर मौजूद हैं, कोई अगर इस्लामाबाद में है, कोई पिंडी में है, कोई वाह में है, तो जो यूजर्स उस सेंट्रल डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं वो डिफरेंट लोकेशन पे हैं, बट दैट सेंट्रल डेटाबेस इज बेसिकली एट ए कांस्टेंट लोकेशन एट ए सिंगल लोकेशन, देन दिस इज सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको एडिट करना, क्यूरी करना और उसका बैकअप रखना इजी है, क्योंकि दैट इज एट ए सिंगल कांस्टेंट लोकेशन, कैन बी स्लोअर बिकॉज ऑफ हाई यूजेज एंड लोड। ये जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है ये बेसिकली आपके पास इसको मैनेज करना ज़्यादा डिफिकल्ट इस तरह से हो सकता है कि इसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एक ही सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है, एक ही सिंगल डेटाबेस का सर्वर है और उसी के ऊपर सारा डाटा है, और डिफरेंट लोकेशंस पे, रिमोट एरियाज पे जितने भी यूजर्स हैं उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो वो जो उसको मैनेज करना है उसके ऊपर जो लोड है वो ज़्यादा बढ़ सकता है और उसका यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो स्लो हो सकता है एट सम टाइम्स। तो इसका बेनिफिट लेकिन ये है कि इसको ऑर्गेनाइज करना, एडिट करना और वो चीज़ें इसको मैनेज कर, बैकअप कर रखना इसका ईजी है, क्योंकि एक सिंगल लोकेशन है उसको आप ऑर्गेनाइज और मैनेज और बैकअप कर सकते हैं। बट अगर वो डिफरेंट लोकेशन पर प्लेस हो तो उसको मैनेज करना और ऑर्गेनाइज करना डिफिकल्ट होगा। बट इसका ड्रॉबैक क्या है, नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि इसमें जो है आपके पास, तो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। Now distributed database is a single logical database which is spread physically across multiple computers called database servers over wide area network. Such databases are managed by the organizations having offices in different cities or countries. Any user at any office can access data at his office as well as other offices because of mutual communication between data servers at all offices. This is a distributed database, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है उसमें मल्टीपल सर्वर्स हैं आपके पास, और ये मल्टीपल सर्वर्स आपके पास डिफरेंट लोकेशंस पर मौजूद हैं। जैसे एक ये सर्वर है ये आपके पास हेडक्वार्टर्स में मौजूद है, और इसी तरह से एक ये सर्वर है ये आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, और इसी तरह एक ये सर्वर है ये आपका सेल्स डिपार्टमेंट में। ये तीन सर्वर्स हैं और ये तीनों सर्वर्स आपस में लिंक्ड हैं, नॉट इवन इन अ सिंगल प्लेस। लेट सपोज कि एक सर्वर आप लोगों का एक सिटी में है या एक कंट्री में है और दूसरा सर्वर उसका किसी और सिटी या किसी और कंट्री में है। बेसिकली जो गूगल है दैट इज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, जिसमें आपके पास जो एक सर्वर है वो आप लोगों का बेसिकली लेट सपोज आपका कंट्री वाइज सर्वर डिफरेंट है, कि पाकिस्तान के लिए अलग से उसकी डोमेन है, इसी तरह से बाकी कंट्रीज के लिए अलग उसकी डोमेन है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है वो बेसिकली आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, वो मल्टीपल सर्वर्स डिफरेंट लोकेशंस पर हैं बट दे आर लिंक्ड टुगेदर। जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, अब देखें यहाँ पे ये तीन डिफरेंट सर्वर्स हैं, ये तीन डिफरेंट सर्वर्स हैं और ये तीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ और डिफरेंट सिस्टम्स के साथ कनेक्टेड है। इसके प्लस पॉइंट हैं डेटा एक्सेस एंड रिट्रीवल फास्टर एट नियरेस्ट पॉइंट। जो नियरेस्ट पॉइंट्स होंगे सर्वर से नियरेस्ट जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, उनको डेटा एक्सेस फास्ट होगी एज कम्पेयर टू फार अवे पॉइंट्स। और इसी तरह से जो, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये कि ये स्लो हो जाएगा उन एरिया पे जहाँ पे नॉन लोकल डाटा है, जहाँ पे उस सर्वर की एक्सेस नहीं है या फिर जो कि बहुत ज़्यादा दूर है उस सर्वर से लोकेशन में, तो उनके लिए जो डाटा एक्सेस है वो स्लो हो जाएगी। इसी तरह से नीड टू बी इंश्योर डाटा इज कंसिस्टेंट एंड सिंक्रोनाइज। सबसे मेन पॉइंट जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में आता है दैट इज सिंक्रोनाइजेशन एंड कंसिस्टेंसी इशू। सिंक्रोनाइजेशन और कंसिस्टेंसी इशू ये है कि आपके पास डाटा जो है वो हर सर्वर पर, जितने भी मल्टीपल सर्वर्स हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनमें डाटा सेम होना चाहिए और डाटा सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर डाटा कुछ और है और कहीं पर डाटा कुछ और आ रहा है। That data needs to be synchronized and that data needs to be consistent. Okay.
अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में आपके पास दो टाइप्स हैं। हमने देखा कि जो सिंपल डेटाबेस की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन वो दो टाइप्स हैं, एक आपके पास सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एंड एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। बट फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस वी हैव टू टाइप्स, होमोजेनियस डेटाबेस एंड हेटेरोजेनियस डेटाबेस। Homogeneous database, all nodes uses the same hardware, software, operating system, DBMS and data structures for the database system. And heterogeneous, different nodes may have different hardware and software, and data structures at various nodes or locations are also incompatible. जैसे आपके पास होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस डेटाबेस क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में जैसे ये आपके पास आपके पास सर्वर्स मौजूद हैं और ये डिफरेंट लोकेशन पर मौजूद हैं। जो होमोजीनियस डेटाबेस है वो ये है कि ये तीनों डेटाबेसेस जो हैं, तीनों सर्वर्स जो हैं, ये सेम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे, सेम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब है कि सेम जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है डेटाबेस का, वो तीनों सेम यूज़ कर रहे होंगे। जबकि जो हेटेरोजीनियस डेटाबेस है वो ये है कि ये तीनों आपस में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके पास विंडोज़ है तो इसके पास लेट सपोज के आपके पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और कोई एक अगर ऑरेकल यूज़ कर रहा है तो दूसरा लेट सपोज एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहा है, डिफरेंट डीबीएमएस भी हैं, तो दिस इज हेटेरोजीनियस डेटाबेस। Homogeneous database is easy to maintain and heterogeneous database is difficult to maintain and difficult to create because here occurs some compatibility issues. Okay, next database types based on usage. हमने previous पढ़ा based on location है, location में दो हैं, एक centralized and distributed, and then on distributed database we have further two types, homogeneous and heterogeneous. And now comes towards the database type based on usage. पहले लोकेशन का देखा, अब हम यूजेज का देखेंगे। यूजेज में आपके पास टाइप है ऑपरेशनल डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस। ओके, जो ऑपरेशनल डेटाबेस है दैट इज अ डेटाबेस दैट इज डिजाइन प्राइमरली टू सपोर्ट अ कंपनीज डे टू डे ऑपरेशन, इज क्लासिफाइड एज एन ऑपरेशनल डेटाबेस, एक ट्रांजेक्शनल और प्रोडक्शन डेटाबेस। And data warehouse integrated decision support system derived from various operational databases on periodic basis. A data warehouse focuses primarily on storing data used to generate information required to make tactical or strategic decisions like to formulate pricing decision, sales forecast, marketing position and so on. जो ऑपरेशनल डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस है, जो ऑपरेशनल डेटाबेस है वो बेसिकली आपके पास डे टू डे रिकॉर्ड कीपिंग कर रहा होता है और डे टू डे हम उसके ऑपरेशंस को चेक कर रहे होते हैं और उसके बेस पे हम डिसाइड कर रहे होते हैं अपने नेक्स्ट फर्दर डिसीजंस क्या क्या हैं। जैसे आपके पास डेली ट्रांजैक्शन का मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे अगर हम बैंक की बात करें, जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर स्टोर की बात कर रहे हैं, तो वो आपके पास ऑपरेशनल डेटाबेस कर रहे होते हैं कि वो डे टू डे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनका रिकॉर्ड रख रहे होते हैं और डे टू डे ट्रांजैक्शंस चेक कर रहे होते हैं। जबकि जो डेटा वेयर हाउस है वो बेसिकली आपके पास जो पीरियोडिक बेस पे होता है, दैट पीरियोडिक बेस इज बेसिकली टेंड्स अप टू 6 months और अप टू वीक्स और अप टू मंथ्स और अप टू ईयर्स। ठीक है, इट डिपेंड्स कि वो ऑर्गेनाइजेशन या वो पर्टिकुलर कंपनी किस टाइप की है। ठीक है, बट दैट इज नॉट अ डे टू डे ऑपरेशन। आप एक पीरियोडिक बेस पे वो डिसीजन कर रहे होते हैं, पीरियोडिक बेस पे डाटा या रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे होते हैं। जैसे लेट सपोज कि हमने कोई एक मार्केट पोजीशन करनी है या सेल्स फोरकास्ट करनी है, तो वो हम क्या करते हैं कि एक डिफरेंट एक पीरियड लेते हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड ड्यूरेशन लेते हैं और उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम वो डिसीजन कर रहे होते हैं। दैट इज डेटा वेयरहाउस। ओके, दिस इज डेटाबेस टाइप बेस्ड ऑन स्टोरेज साइज एंड नंबर ऑफ यूजर्स। आपके पास पर्सनल है तो इसमें नंबर ऑफ यूजर 1 होंगे, 2 टायर है तो इसमें 5 और 100 सिस्टम्स हैं जो कि डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं, 3 टायर है तो दैट टेंड्स टू 100 और 1000। और इसी तरह से साइज ऑफ देखें डेटाबेस इंक्रीज हो रहा है, मेगाबाइट से फिर गीगाबाइट, फिर गीगा से टेराबाइट्स और टेराबाइट से पेटाबाइट्स पर आ जाएगा। इसी तरह से जो डेटा वेयर हाउस है वो सबसे लार्ज है, उसमें बेसिकली ग्रेटर देन 100 है और large amount of systems and large amount of servers included in this data warehousing, and that source basically terabytes to petabytes database. Okay, next is database development. डेटाबेस डेवलपमेंट में बेसिकली हमारे पास 2 अप्रोचेज हैं कि हम डेटाबेस डेवलपमेंट का अगर कोई एक जैसे प्लान होता है और एक पूरा साइकिल फॉलो कर रहे होती हैं, तो वो हमारे पास 2 तरह के हैं। एक SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है और एक हमारे पास प्रोटोटाइपिंग है, दैट इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैड।
आई गेस ये दो अप्रोचेज आप लोगों ने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग डेफिनेटली नो हाउ होगा व्हाट इज दिस SDLC एंड व्हाट इज दिस प्रोटोटाइपिंग. Okay, first is system development life cycle. This is basically a traditional methodology that is used to develop, maintain and replace information system. And this is basically a very detailed model and very well planned development process. This is very time consuming but comprehensive, and this is basically a long development life cycle. And next is prototyping, is a rapid application development program. Cursory attempt at conceptual data modeling, define database during development of initial prototype, repeat implementation and maintenance activity with new prototype version. ठीक है, अब हम डिफरेंस लिखते हैं. This is database development life cycle. This is basically SDLC model. इससे सबसे पहला स्टेप प्लानिंग है, देन एनालिसिस, देन लॉजिकल डिजाइन, देन फिजिकल डिजाइन, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड देन मेंटेनेंस. जो प्लानिंग है दैट इज बेसिकली अबाउट द डेटा गैदरिंग, और इसमें बिल्कुल आपके पास जो पर्पस होता है दैट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग. जो एनालिसिस है आपके पास, उसमें आप बेसिकली रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं कि कौन सी आपके पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन सी आपके पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं. जो लॉजिकल डिज़ाइन है उसमें आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आप अपनी ट्रांजेक्शन फॉर्म्स, डेटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और इस तरह के आप अपना एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हैं. जो फिजिकल डिज़ाइन है उसमें आप अपना एक DBMS में आप अपना डेटाबेस डिफाइन कर रहे होते हैं, आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं. क्रिएट की कमांड के थ्रू आप अपने टेबल्स, आप अपना डेटाबेस, आप अपना रिकॉर्ड ऐड कर रहे होते हैं. और इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या कर रहे होते हैं, उसकी सारी कोडेड प्रोग्राम्स ऐड कर रहे होते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन साथ में ऐड कर रहे होते हैं. और जो मेंटेनेंस है उसमें आप ऑडिट्स कर रहे होते हैं कि आपने नेक्स्ट और क्या क्या मेंटेन करना है. अगर कोई एरर आ गया तो एरर कनेक्शन कैसे होगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस है और बेसिकली परफॉर्मेंस एनालिसिस और ऑडिट आप अप्लाई कर रहे होते हैं. तो ये एक पूरा डिटेल्ड मॉडल है. अब इस मॉडल में क्या है कि अगर कोई एक नई इंफॉर्मेशन आ गई है देन यू अगेन हैव टू रिवर्स बैक टू प्लानिंग, एनालिसिस, लॉजिकल डिजाइन, फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस. आपको ये सारे स्टेप्स दोबारा करने पड़ेंगे इन SDLC मॉडल. This is a detailed model, but if you have to add a new requirement or if you have to add something new in your this system, then you have to follow these all steps again. Again planning, again analysis, again logical design, again physical design, and then implementation and then maintenance. But in prototype, you have first identify the problem, then develop the initial prototype, and then convert to operational system, implement and use the prototype, and then revise and enhance the prototype. अब यहाँ पर आपके पास आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, उसके बाद ये आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम, उसके बाद आपने इनिशियल प्रोटोटाइप क्या है कि आपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, आपने रिक्वायरमेंट्स बता दी कौन कौन सी आपके पास लॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं. उसके बाद आपने क्या किया है, उन रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया और यूज़ किया, प्रोटोटाइप को यूज़ किया, प्रोटोटाइप मतलब अपनी रिक्वायरमेंट्स को. और उसके बाद आपके पास आ गया रिवाइज एंड एनहांस प्रोटोटाइप. अगर आपके पास कोई नई रिक्वायरमेंट आई है तो आप इसी स्टेप में ऐड करेंगे और उसको न्यू कर देंगे. आपको दोबारा से आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा प्रॉब्लम, दोबारा से इनिशियल प्रोटोटाइप डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी, दोबारा से इंप्लीमेंट नहीं करेगा. जस्ट यू हैव टू ऐड न्यू रिक्वायरमेंट्स हेयर. ठीक है, आपने इधर न्यू रिक्वायरमेंट्स ऐड की और उसके बाद आपने क्या की है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है. ठीक है, कि आपके पास अगर कोई एक नई प्रॉब्लम आ गई है तो आपके पास क्या होगी, न्यू रिक्वायरमेंट इसी स्टेप में ऐड होगी और वो नेक्स्ट वर्जन आप क्या करेंगे, जस्ट इम्प्लीमेंट कर देंगे और उसकी प्रोटोटाइप यूज करेंगे. आपने दोबारा से आइडेंटिफाई प्रॉब्लम और डेवलप इनिशियल प्रोटोटाइप नहीं करना, जस्ट यू हैव टू. और जहाँ यहाँ पे जब आपने इम्प्लीमेंट कर दिए तब आप उसको किसी भी एक सिस्टम के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो जो प्रोटोटाइप वाला मॉडल है उसमें आपके पास दैट इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल. इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास इनिशियल प्रोटोटाइप का आइडेंटिफाई की है प्रॉब्लम, आपने इनिशियल प्रोटोटाइप डिफाइन किया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया. जब इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसके साथ ही आपके पास एक स्टेप होगा रिवाइज एंड इनहांस प्रोटोटाइप के. अगर आपके पास कोई नई रिक्वायरमेंट्स ऐड हो जाती हैं तो आप इधर से ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको कन्वेंशनल ऑपरेशनल सिस्टम में इम्प्लीमेंट और कन्वर्ट कर सकते हैं. जबकि आपके पास जो SDLC मॉडल है इसमें आपके पास काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ये मॉडल है और ये आपके पास पहले मॉडल यूज होता था, लेकिन अभी जो आपके पास मॉडल है दैट यूजेस द प्रोटोटाइप सिस्टम.
Any questions, any query? तो दो आपके पास डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स हैं, एक SDLC है और एक आपके पास प्रोटोटाइप है। जो SDLC है वो वेल प्लान्ड और डिटेल्ड मॉडल है, जबकि आपके पास जो प्रोटोटाइप है वो आपके पास एक एफिशिएंट मॉडल है, जिसमें अगर आपके पास कोई नई रिक्वायरमेंट, नई प्रोटोटाइप आ रही है तो आप उसको उसी स्टेप पे ऐड कर सकते हैं, रादर कि आप रिवर्स बैक करें और वो सारे स्टेप्स दोबारा से फॉलो करें। So this is all about lecture number 4, that is about database types and database development life cycles.